हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जयंत गोस्वामी और आप देख रहे हैं जीरो टू हीरो चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं ये आपका नया क्वेश्चन आंसर सीरीज। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, तो देखो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन किस प्रकार से डिफिकल्ट रूप से घुमाया गया है। ठीक है, जस्ट वेट। कि फ्रायड कौन है आपको पता होना चाहिए, उसके विचार क्या है, पियाजे का विचार क्या है, एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास। तो इन लोगों ने व्यक्तित्व विकास के ऊपर क्या अवधारणाएं दिए हैं। तो फ्रायड, पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है। तो परंतु पियाजे ने क्या कहा था? कहा कि शैशव के अनुभव, देखो शैशव अवस्था क्या है। शैशवावस्था एक प्रकार से जो एकदम शिशु काल है उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो कहा कि शैशवावस्था की अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्था सीमित प्रभाव होते हैं। या ये कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होता है, मतलब विकास की जो अवस्था है वो वातावरण से निर्धारित होती है। कहा कि विकास की अवस्था वातावरण से निर्धारित होती है। या ये कहा विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। तो विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक मतलब कि एक प्रकार से आपका बोध, समझ, बदलाव के बारे में कहा। तो देखो पियाजे ने एक वर्ड को पकड़ लिया, वो है संज्ञानात्मक। ये वर्ड को हमेशा याद रखना, पियाजे के साथ ये वर्ड लगा रहता ही है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया। बात को फिर से समझो। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या व्याख्या की उसको एक बार समझ लेते हैं। तो वो है विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। ठीक है, एक लाइन पढ़ लेते हैं आंसर के वाइज। तो जीन पियाजे ने व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा विकसित किया है। ठीक है, जो चीज़ हम लोग डिस्कशन करें तो वही है सी नंबर। आप नेक्स्ट देखते हैं। देखो, समानवित शिक्षा का सफलता निर्भर करती है। समानवित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तुओं की गुणवत्ता पर, समुदाय के समर्थन पर, या शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो देखो, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। देखो, पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता से शिक्षा जो है इम्प्रूवमेंट अगर हो जाता तो सबसे अच्छा जो पाठ्य पुस्तक है उससे सब कोई ज्ञानी हो जाता। शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता, शिक्षण अधिगम वस्तु मतलब जो आप जिस चीज़ से अधिगम कर रहे हैं, जो भी पदार्थ आपके पास है जिससे अधिगम कर रहे हो उसके क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी किताब, बुक्स, एनीथिंग, पेन आपका स्थिति। समुदाय के समर्थन
या ये बोला गया शिक्षकों की अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो ये वर्ड को समझना चाहिए कि अभिवृत्तिगत, ठीक है। तो देखो शिक्षकों में देखो यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है, वहाँ पर अभिवृत्तिगत, शिक्षकों के अभिवृत्तिगत में परिवर्तन से समान्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, ये इसका आंसर है। तो देखो एक शिक्षक के अप्रोच, गुड अप्रोच से शिक्षा में काफ़ी परिवर्तन लाया जा सकता है, बस इतना समझ के रखना। एक शिक्षक के अच्छे गुड अप्रोच से शिक्षा में काफ़ी परिवर्तन लाया जा सकता है। अब समझते हैं समान्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है शिक्षकों की अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो शिक्षकों के अभिवृत्ति मतलब जैसे मैं बताया कि गुड अप्रोच से क्या होता है, आप एक गुड अप्रोच से, सिखाने के अप्रोच से, सरल कर मतलब एकदम सरल करके समझाने के हिसाब से बच्चे की स्थिति, उसके मानसिक स्थिति, उसके हर एक स्थिति के अनुरूप उसको सिखाने का अप्रोच से अगर सिखाया जाता है तो एक समान्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। अच्छे पुस्तक या अच्छे वस्तु का मतलब क्या अधिगम वस्तु गुणवत्ता, ये तो किसी भी अमीर आदमी के पास हो ही जाता है, लेकिन क्या हर एक अमीर आदमी के पास बहुत ही एजुकेशन क्वालिटी रहता है? नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से शिक्षकों की अभिवृत्ति बहुत होकर रोल, इन सब का भी महत्व है, लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक महत्व इसका है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी दिए गए प्रश्नों का एक सेट के लिए उत्तर करने की क्षमता सिखाने का एक वैध परीक्षण है। तो किसी दिए गए प्रश्नों का एक सेट के लिए उत्तर करने की क्षमता सीखने का एक वैध परीक्षण है। क्या है वो वैध परीक्षण? सहमत, असहमत, दृढ़ता से असहमत, बच्चे सवाल नहीं कर सकते। तो देखो किसी दिए गए प्रश्नों का एक सेट, मतलब प्रश्न है जैसे एक सेट दिया गया है, ठीक है। हाँ, किसी दिए गए प्रश्नों का एक सेट के लिए उत्तर करने की क्षमता सिखाने का एक वैध परीक्षण है। क्या है वो वैध परीक्षण? देखो वैधता एक अच्छे परीक्षण का सामान्य गुण नहीं बल्कि उसका विशिष्ट गुण है। परीक्षण की वैधता से तात्पर्य है कि परीक्षण से उस उद्देश्य की पूर्ति हो जिससे उसका निर्माण हो सके तथा दिए गए प्रश्नों से उद्देश्य की पूर्ति प्राप्त हो सके। तो यह एक वैध परीक्षण है। देखो इससे कुछ समझते हैं। देखो परीक्षण की वैधता से तात्पर्य है कि परीक्षण से उस उद्देश्य का पूर्ति हो जिससे उसका निर्माण हो सके। देखो हम लोग परीक्षण, कोई भी चीज़ का परीक्षण क्यों करते हैं? जो हम लोग का उद्देश्य है वो पूर्ति हो रहा है कि नहीं, क्या हम लोग जो चीज़ मांग रहे हैं उससे हम लोग एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन सेट करते हैं विशेष परीक्षा के लिए, और वो हम लोग का उद्देश्य प्राप्त हो रहा कि नहीं। तो देखो परीक्षण की वैधता किससे तात्पर्य है कि परीक्षण से उस उद्देश्य का पूर्ति हो जिससे उसका निर्माण हो सके तथा दिए गए प्रश्नों से उद्देश्य की तथा दिए गए प्रश्नों से उसे उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। तो ये एक वैध परीक्षण है। तब ये वैध परीक्षण है। आप मान के चलो एक कुकिंग का टेस्ट ले रहे हो, कुकिंग, ठीक है, एक मतलब शेफ का टेस्ट ले रहे हो जो खाना बनाता अच्छा हो आपके रेस्टोरेंट के लिए, आपके होटल के लिए, कुछ भी हो।
लेकिन उसको अगर आप मैथ, साइंस, ओके, केमिस्ट्री, फिजिक्स का एग्ज़ाम लोगे तो क्या ये एक वैध परीक्षण होगा? क्या ये एक वैध परीक्षण होगा? नहीं होगा। अगर आप एक बैंक पीओ का एग्ज़ाम ले रहे हैं तो उसमें आपको उस रेलिवेंट टॉपिक को भी इस्तेमाल करना होगा जो बैंक में रिक्वायरमेंट है। जो अंग्रेजी, उसमें बैंक में रिक्वायरमेंट है। मैथ्स रिक्वायरमेंट है। मैथ्स में कॉमर्शियल जो विषय इकोनॉमिक्स वगैरह जो है इसका भी बहुत ज़रूरत है। तो क्या इसका नॉलेज है उसके पास, डेप्थ नॉलेज है, तो इससे क्या होगा, एक वैध परीक्षा होगा, एक सही रूप से एक परीक्षा होगा। तो इसका आंसर ए के साथ जा रहा है। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। किसी दिए गए प्रश्नों का एक सेट के लिए उत्तर करने की क्षमता सिखाने का एक वैध परीक्षण है। किसी दिए गए प्रश्नों का एक सेट, कोई दिए गए प्रश्नों का एक सेट के लिए उत्तर करने की क्षमता सिखाने के लिए का एक वैध परीक्षण। तो ये आंसर हो गया इसका सहमत। क्यों हो गया सहमत? क्योंकि किसी दिए गए प्रश्नों का एक सेट के लिए उत्तर करने की क्षमता, मतलब कोई एक सेट दिया गया है उसका उत्तर करने की क्षमता सीखने का एक वैध परीक्षण होना चाहिए। उसका एक वैध परीक्षण होगा, सही तरीके से परीक्षण होना चाहिए। तो इससे हाँ सहमत होना चाहिए हम लोग को, असहमत नहीं होना चाहिए, दृढ़ असहमत नहीं होना चाहिए, बच्चों से सवाल नहीं कर सकते, ये सब नहीं होना चाहिए। बस ये होना चाहिए था, ये अकॉर्डिंग टू मी आंसर है। ठीक है, और सॉरी अकॉर्डिंग टू आपकी किताब के अनुसार आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश के नमूनों को अनुमान करती है। फिर समझते हैं, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने को अनुगमन करती है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को समझने से पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो विकास की गति एक दूसरे से भिन्न होती है। विकास की गति क्या होती है, एक दूसरे से भिन्न होती है, लेकिन सभी का शारीरिक व भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम में होता है। तो देखो विकास की गति, अब मान के चलो आप दौड़ रहे हो तो आपका एक निश्चित गति होगा, आप कितनी स्पीड दौड़ सकते हो। तो इसी प्रकार जो हम लोग का जन्म होता है, क्या हम लोग का जन्म के साथ जो विकास की गति है एकदम तुरंत हम लोग बड़े हो जाते हैं? नहीं है। इसका एक निश्चित क्रम वाइज हम लोग बड़े होते हैं, धीरे 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 बड़े होते हैं। तो वही है, विकास की गति एक दूसरे से भिन्न होती है। हाँ, विकास की गति क्या होती है, एक दूसरे से भिन्न होती है। आपका बढ़ने का तरीका, आपका जो विकास है वो दूसरे के साथ एकदम एक जैसा नहीं हो सकता। आपका ग्रोथ ज़्यादा अच्छा हो सकता है, दूसरे का ग्रोथ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। या किसी का आपसे भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन सभी का शारीरिक भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम में होता है। लेकिन सभी का जो शारीरिक भाषा जो होता है, शारीरिक भाषा आप समझ जाएंगे, लेकिन सभी का शारीरिक भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे जन्म के समय बालक का रोना, तो जन्म के समय सभी बालक रोते हैं। जन्म समय बालक का रोना जानता है और 7 महीने तक वो पा, बा, दा आदि शब्दों का प्रयोग करने लगता है। यह सभी एक समान रूप में होता है। तो इसको समझते हैं फिर से। तो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। किंतु यह एक क्या होता है, डैश के नमूने में अनुगमन करती है। तो क्या अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, एड़ी से चोटी, या क्रमबद्ध और व्यवस्थित? तो ये क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में हम लोग का क्या होता है, ये अनुगमन करती है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं 20 नंबर में क्या है। देखो 20 नंबर में बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकास, अच्छा हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन दिया गया है साधारण खेलों के लिए शारीरिक क्षमता, शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यकता है। तो इसको समझते हैं पहले। देखो बाल्यावस्था, हाँ देखो जो है बाल्यावस्था सामाजिक भूमिका निर्वाह की ये दृष्टि होता थोड़ा से अपरिपक्व होती है। देखो बाल्यावस्था में सामाजिक भूमिका निर्वाह की दृष्टि से अपरिपक्व होती है, इसलिए एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना इस अवस्था की विशेषता नहीं होती है। बात समझो कि बाल्यावस्था में सामाजिक भूमिका जो उत्तर बाल्यावस्था में होगा, तो सामाजिक भूमिका का निर्वाह से वो लोग क्या होता है, अपरिपक्व होती है। इसीलिए एक पुरुष या स्त्री मतलब जो भी लड़का या लड़के हो कि सामाजिक भूमिका प्राप्त करना इस अवस्था की विशेषता नहीं होती। इस अवस्था में ये विशेषता उन लोगों का नहीं होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। तो देखो निम्नलिखित में कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था जो होता है, मतलब बाल्यावस्था के दो क्रम होते हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था उपयुक्त नहीं है। देखो इस उम्र में वो लोग क्या होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है, हम उम्रों के साथ रहने के लिए सीखना, मतलब हम उम्रों के साथ भी वो रहना चाहता है, जो उसके मतलब दोस्त वगैरह है। उपयुक्त नहीं है, क्वेश्चन समझना। साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता का अधिगम आवश्यकता है, मतलब ये भी उसके लिए उपयुक्त है, लेकिन एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना, जो एक महिला है या पुरुष का एक सामाजिक भूमिका भी होता है, एक सोसाइटी का भी एक सोसाइटी के लिए उसका एक भूमिका है, वो क्या इस उम्र में उत्तर बाल्यावस्था में प्राप्त करने का उपयुक्त समय है, नहीं है, क्योंकि उसमें ये गुण अभी नहीं पाया जाएगा, क्योंकि उसमें खेलने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। ठीक है, देखो अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। तो हम लोग का क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अध्यापन के जो पद्धति के रूप में एक व्याख्यान प्रणाली है, उसके बारे में कौन सा कथन, मतलब निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। अब अध्ययन करते हैं, कथन क्या है, सूचना प्रदान करने की यह एक कुशल विधा है। यह पर मतलब क्या, सूचना को प्रदान करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु ये एक प्रभावपूर्ण प्रणाली है। अब देखो विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु यह प्रभावपूर्ण प्रणाली है। अब देखो इसमें आंसर केवल ए होगा, ये बी होगा, ये बी दोनों होगा। तो अकॉर्डिंग टू 21 का आंसर ए और बी दोनों है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखो व्याख्यान प्रणाली एक कुशल विधा है। व्याख्यान प्रणाली एक कुशल विधा है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो देखो व्याख्यान विधा यहाँ पे ऑलरेडी कहा गया है कि ये जो क्या है, आलोचनात्मक दृष्टि से सोचना के लिए प्रेरित करता है। तो इसीलिए तो और व्याख्यान प्रणाली कुशल विधा है जिसके द्वारा विद्यार्थी
दृष्टि से सोचने। तो यहाँ पर ऑलरेडी कहा है कि ये आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने में मदद करता है। क्या? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या है? देखो, व्याख्यान एक प्रकार से विस्तृत रूप से व्याख्या करना होता है। क्लासरूम में सपोज आप कोई भी टॉपिक के ऊपर विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चों में एक क्या होता है, उसका डिटेल्स ज्ञान आता है। तो जिससे क्या, उसको सोचने में, आप मान के चलो, आप एक छोटा बच्चा है, उसको क्या पता पृथ्वी कैसा है, इस विषय में आप उसके बारे उसको डिस्कशन कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, उसका सोचने का जो दायरा है बढ़ेगा। उसको डेफिनेशन दोगे आप, उसको आप ड्राइंग से समझाओगे, तो उससे तब पता चलेगा कि हाँ, हम पृथ्वी के बाहर रहते हैं, अंदर नहीं। ठीक है, उससे एक छोटा बच्चे को क्या पता कि वो चक्कर किस प्रकार काटता है। तो ये सारा चीज़ क्या, उसको आलोचनात्मक दृष्टि से क्या होगा, उसको बेहतर बनाएगा। ठीक है, तो देखो, इसी प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं कि सूचना प्रदान करने की कुशल विधा तो है, जिससे सूचना प्रदान किया जा सकता है, और आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए मदद कर रहा है। तो इसलिए ए और बी इसका आंसर दोनों ही होगा। ठीक है।